बहरहाल बच्चों बहुत बहुत मुबारक। वेलकम टू इमेज क्लासेस। और होपफुली आपका आने का 1 साल की जर्नी आपके लिए बहुत अच्छा, आपका ये जो जज्बा है ना ये बरकरार रहे, है ना। जिस जज्बे से आप लोग हमारे इमेज क्लास में ज्वाइन किए हैं वो टूटना नहीं चाहिए, है ना। इसलिए कुछ चीजें हैं जो मैं आपको एकदम आज डे 1 में ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पहला जो हमारे दिमाग में, देखो बहुत अच्छा है, ये बच्चा नोट बना रहा है क्योंकि अल्लाह ताला ने 2 कान देकर के बड़ा गलत काम किया, है ना। गलत काम क्या हुआ, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकल जाता है। या तो एक को रोक के रखें ताकि यहां जाए और यहीं पे स्टोर हो जाए, ठीक है। तो इसलिए पहला चीजों को नोट डाउन करने के लिए, इसलिए हमें हमेशा कहा जाता है कि जब भी हम कोई काम करें, पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट, रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, लिख लिख के हम करते हैं ना। दैट्स वाई आज जो बातें आप सुनेंगे, भाई कितने रिकॉर्ड में उठा के दिखा दूं, बच्चा दोबारा ये वीडियो सुनने नहीं जाएगा। आप तो छोड़ो, चलो आप तो कम से कम सुन रहे हो, जो आज कल में एडमिशन लेंगे, 2-4 दिन बाद एडमिशन लेंगे, वो भी ये ओरिएंटेशन नहीं देखने वाले। तो जो मैं आज फर्स्ट डे में, कहते हैं ना फर्स्ट डे फर्स्ट शो, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो दिस इज योर फर्स्ट डे फर्स्ट शो। तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो में अगर आपने चीजें नोट डाउन नहीं की तो फिर आपके लिए भाई दिक्कत आने वाली है ना। तो कुछ चीजें जो मैं एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर करना चाहता हूं। पहला, ठीक है ना, कि अपने एम से नहीं भटकने का है। जस्ट बिकॉज होता क्या है कि हम अपने लेवल में कि यार प्लान बी होनी चाहिए, मानता हूं बहुत अच्छी बात है यार, हमारा प्लान बी है सर, एमयू बीएससी फॉर्म भर दूं, सर पैरामेडिकल का भी आया हुआ आजकल कर दूं, एमयू बीटेक का फॉर्म भर देता हूं, बीएससी ऑनर्स का भी आया, बिल्कुल भरो। क्यों? अगर तुमने सिर्फ अपना नीट का लिया और खुदा न खास्ते तुम्हारा नीट में भी नहीं हुआ तो प्लान बी का फॉर्म तो निकल गया, अब तो दोबारा भर भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल भरना चाहिए, पहली बात मेरा कहना है। तो प्लान बी हमारे पास होना चाहिए, लेकिन हमेशा एक चीज पे मेरे अब्बा कहते हैं, हमेशा सोच ऊपर की रखो ना तो नीचे वाला अपने आप निकल जाता। मैंने आईआईटी जेई का सपना रखा था, कुछ मार्क्स से रह गया था। एमयू बीटेक के लिए मैं अपना बताऊं एग्जांपल, यहीं से बीटेक एमटेक किया हूं, मैंने बीटेक का पेपर तक नहीं देखा था कि कितने सवाल आते हैं एमयू बीटेक। लिटरली उस पर 170 सवाल आया करते, अब तो रिड्यूस होकर के तुम्हारे पास 100 सवाल हो गए एमयू बीटेक में, ठीक है। तो मुझे पैटर्न तक नहीं पता था कि क्या पूछने वाला है, बस आया, आकर के पेपर दिया, हो गया सिलेक्शन। बस बिकॉज की तैयारी इतनी तगड़े अंदाज की थी कि एमयू बीटेक के सवाल मुझे हल्के लग रहे थे। तो आप अपने लेवल में जो भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उसको, अगर आज के दौर में, जैसा कि आप लोगों को पता, रीनीट आया, रीनीट का पेपर में कैसा फिजिक्स टफ पूछ लिया गया, है ना। अगर हम ये सोच रहे हैं कि पुराने अंदाज में ही तैयारी करते रहेंगे और पुराना ही तरीका अपनाएंगे तो काम चलने वाला नहीं। तो आपको अपने लेवल में रिवॉल्व करना पड़ेगा। हम भी तरीके में 4 चांद लगाने वाले हैं और जम करके आपकी क्लासेस लगने वाली है। कुछ चीजें, तो एक पहला तो एम के बारे में बात कर रहा था, तो डू वी हैव प्लान बी? यस, आपके पास प्लान बी होना चाहिए। तो जब फॉर्म आएगा, जो भी चीजें आएंगी, हम आपको पहले से गाइड करेंगे, ठीक है ना। गाइड इन द सेंस, मैं तो कहूंगा यार यूट्यूब मत चलाओ, या आई मीन टू से कि आप मोबाइल फोन ही मत रखो, स्मार्टफोन। ना जाने कितने आपने वीडियो देखा होगा, बहुत सारे बच्चों के वायरल हुए थे जिनकी रैंक आई थी, उन्होंने कौन सा फोन, वो नोकिया वाला फोन चलाते थे, ठीक है ना, कीपैड वाला फोन है, नोकिया नहीं तो प्रचार हो जाएगा नोकिया वाले, 2-4 लाख रुपए हमारे अकाउंट में डलवा दो, ठीक है। तो नोकिया वाला फोन नहीं, दैट इज कीपैड फोन, एग्जैक्टली हमारे दौर में वो नोकिया वाला ही फोन कहलाता था, ठीक है ना। तो आपके पास कीपैड फोन होना चाहिए। बोले सर हम कीपैड फोन क्यों रखें? ये बच्चे के पास कीपैड फोन रखता था, ठीक है। कुछ बच्चों ने हमारे पास कीपैड फोन सबमिट किया था, हमने एक ड्राइव चालू किया था बीच में कि आप अपने फोन सबमिट करो, आप मार्केट से जाकर अलग फोन खरीदो मत, मैं तुम्हें फोन दे रहा हूं। अभी भी हमारे पास वो ऑप्शन अवेलेबल है। आपको अभी भी लगता है, लीजिए सर मैं 1 साल इमेज क्लास को अपना फोन दान कर रहा हूं, ठीक है, बराबर आप 1 साल बाद हमें वापस करिए। मैं तो कहता हूं ये फोन दो, आईफोन वापस ले लो। अच्छा ना, रैंक बहुत शानदार लाओ, ये फोन दान करो और अच्छी रैंक ला करके आईफोन ले लो हमसे, है ना। तो ये ज्यादा अच्छा है बनिस्बत कि आप घिसे पीछे फोन यूज करोगे। तो उसको सबमिट करो, बिकॉज आप देखो आज के दौर में मान रहे, चलो ठीक है ना, तुमने एक टॉपिक उठाया इलेक्ट्रोस्टैट्स, और इलेक्ट्रोस्टैट्स का एक टॉपिक था भाई मैग्नेटिक फील्ड, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो आपने चलो यार एक लेक्चर देख लेते हैं यूट्यूब पे, खट सा यूट्यूब मारा, 5 मिनट में मैग्नेटिक फील्ड समझाया, लेकिन उसमें 5 मिनट तो लग गया ये ढूंढने में कि किसका वीडियो देखूं, नहीं, है ना? तो हम आज इस टॉपिक का बहुत शानदार बंदा पढ़ा रहा है, कल को हो सकता है उसका टॉपिक हो शानदार ना हो। तो पहला चीज आपको, एक तो एम, दूसरा आपको ट्रस्ट। आपको हमारी इमेज क्लासेस पे ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर आपने हमसे ज्वाइन किया, अगर हल्का सा भी ट्रस्ट ब्रेक होता है, पूरी टीम में 11 प्लेयर अगर खेल रहे हैं, उसमें से एक कहे कि ना यार मेरा कैप्टन का सजेशन मेरा सही नहीं लगता है, पता उसी वक्त टीम में कमजोरी चालू हो गई, और अल्लाह ताला और कैच उसी तरह फेंकता है और वो छोड़ता जाता है, क्योंकि अंदर से दिल से खुश नहीं है ना टीम से।
तो पहला आपको अपने टीम पे यानी अपने सिस्टम पे ट्रस्ट होना एकदम जरूरी है। तो ट्रस्ट होगा और आपको लगे कि नहीं सर यहाँ पे मुझे कमी लग रही है, बिकॉज आप तो भाई वोटिंग के नजदीक हो, 18 साल होने वाला है आप लोग, है ना भाई, हो गया कुछ का तो हो भी गया होगा। तो आप पर बिल्कुल हक है अच्छा सच्चा गलत झूठ सबको सामने रखने का, ठीक है ना। तो आप बिंदास, दैट्स व्हाई मैं अपना नंबर आप लोगों को शेयर करता हूं, अभी यूट्यूब पे भी शेयर कर देता हूं, आप लोगों के पास सबके पास नवाब सर का नंबर होना चाहिए। दिस इज ए स्पेशल नंबर फॉर आवर स्टूडेंट्स 7906839480। हर इशू इन्वॉल्व बताने की जरूरत नहीं है, मेरा सेंटर यही है, मेन सेंटर में, मेरा ऑफिस भी ऊपर ही है, मैं ऊपर ही बैठता हूं, ठीक है ना। तो कभी भी आप मुलाकात कर सकते हैं। नवाब सर पर्सनल सपोर्ट नंबर व्हाट्सअप करने का, वैसे व्हाट्सअप नहीं करना है मेरे को, मैं तो मोबाइल अब दान कर दिया, बिंदास नवाब सर के पास आओ। और लगे बाहर कंप्लेंट बॉक्स है, कंप्लेंट बॉक्स में डालो, आपके एकेडमिक डायरेक्टर है, एकेडमिक डायरेक्टर से डायरेक्ट इशू लेकर के जाओ, बोले ना सर डायरेक्टर के खिलाफ ही मेरे को कंप्लेन है, ठीक है, तो नवाब सर है, ठीक है, तो आप बिंदास नवाब सर के पास आ सकते हैं। मजाक मजाक जोक सपाट, लेकिन फिर भी है ना, आपको कभी भी लगे ना कि नहीं सर मुझे ये लग रहा है कम है या कमजोरी है या दिक्कत है, बिंदास, क्योंकि अगर उस इशू पे एक्शन ना लूं तब आपको बोलना का हक है कि नहीं सर। बच्चे कहते सर हम अपने तरफ से तो एकदम सही है, तो मैं कहता हूं रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, पेपर का लेवल तक नीचे गिरा करके देख लिया तब भी मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। मैं बताऊं अलीगढ़ में सच में तुम्हारे अंदर एक ही काबिलियत है, या तो तुम बहुत इंटेलिजेंट हो तो तुम्हें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई कोचिंग करने की जरूरत नहीं, बस तुम्हें गाइडेंस की जरूरत है, और अगर तुम इंटेलिजेंट नहीं हो तो तुम्हें जी जान एक करके मेहनत करने की जरूरत, और मेहनत तभी आएगा जब आपको एक सही डायरेक्शन सही गाइडेंस मिलेगा आपको। तो सही डायरेक्शन सही गाइडेंस के लिए लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं, दैट्स व्हाई वी आर द कोचेस, मैं आपको टीच करते हैं, हम आपको गाइड करते हैं, ठीक है ना। तो पहला चीज योर एम, दूसरा चीज योर ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि हम जिस जगह पे जुड़े हुए हैं एकदम सही है। कभी कभी क्या होता है, माँ बाप को कोई पिटाई हो जाती, माँ बाप पिट देते हैं तो लगता है आज खाना नहीं खाएंगे जा, है ना, तो फिर मनाते हैं ना, मान भी जाते हो क्योंकि प्यार है, मोहब्बत है, ट्रस्ट है। तो वही हम आपके माँ बाप की तरह हैं, आपके ट्रस्ट की तरह हैं। आपको लगेगा कि आपके मार्क्स कम आएंगे, हम कभी कभी आपको डांटेंगे, हम आपको सुनाएंगे भी खरी खुतरा, ताकि आपका लाइफ सुधर जाए। फिर बाद में वही ना याद आया, अरे यार सच में नवाब सर ने उस दिन रुलाया था ना, तो यही रुलाई मेरे काम आया, उस दिन से मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। तो आपको अपने लेवल में सामने वाले टीचर इज योर सेकंड गार्जियन बोलते हैं ना अपन लोग, है ना, ठीक है। तो जैसे गुरु देवता समान होता है ना, दैट्स व्हाई यू शुड ट्रस्ट योर टीचर्स, योर मैनेजमेंट, योर कोचिंग स्टाफ एंड ऑल, है ना। थर्ड चीज है जो कि एकदम मजेदार चीज जो मैं आपको बताऊं, जो कि इमेज क्लासेस में आपको अपने लेवल में यूनिक मिलेगा। आप चाहो तो अपने सीनियर्स, ये आपके साथ पढ़ा है 12th में, और कौन था 12th में है सर, और कोई सब, बाकी आप लोग फ्रेश बच्चे हो ना, ये हमारे साथ 12th में पूछा, जरा इनसे पूछना इनका सिलेबस कितने बार खत्म हुआ था, इनसे पूछना इनका सिलेबस कब खत्म हुआ था। ये सेम क्लास 5 से लेकर क्लास 10 सेम गोज फॉर आवर 11th एंड 12th। अलीगढ़ में वाहिद हम अपने लेवल में इमेज क्लासेस गारंटी देती कि हम टाइम पे आपको सिलेबस फिनिश करेंगे, क्योंकि सबसे पहला सर दर्द आपको किस बात का होता है, सिलेबस का, ठीक है ना। तो अगर सिलेबस हम आपको टाइम पे फिनिश कर रहे हैं तो आपके पास वक्त मिल रहा है, तो आपके पास डेडलाइन 28 फरवरी के एंड में है ना, 10 दिन का बफर पीरियड आपके पास है। बफर पीरियड इसलिए रखा जाता है कि थोड़ा सा कोई बच्चा बोले सर मैं 5 दिन घर से थोड़ा रिचार्ज होकर के आ जाऊं, तो रिचार्ज होने का मौका, नहीं सर मैं तो घर नहीं जाऊंगा, मैं तो अब नीट और जेई देख करके ही जाने वाला हूं, तो बिंदास 1 साल का तपस्या, ये भी है, लिख लो थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो दिस कि आपका ये 1 साल का तपस्या है, ये 1 साल की जो आपकी मेहनत है, ये आने वाले 4 साल या तो बीटेक या तो एमबीबीएस के 6 साल, ये आप लाइफ तक याद रखोगे कि यार मैंने इस 1 साल में अगर जम करके सुन लिया होता अपने टीचरों को या पढ़ लिया होता जिसे टीचर कहते हैं, तो मुझे पछतावा नहीं होता, ठीक है ना। तो पछतावा से बचना है तो ये 1 साल अपने, मैं नहीं कह रहा मेरे लिए दे दो, अपने लिए दे दो, ठीक है ना। चौथा पॉइंट लिखेंगे, अभी आज जाकर अभी तुरंत, अभी मैं सेशन एंड करूंगा, यूट्यूब एंड करूंगा तो 5 मिनट 10 मिनट का आपको टाइम दूंगा, 5-10 मिनट में तुमने अपने लाइफ में जो जो गलतियां पिछले सालों में की थी 11वीं में और 12वीं में, सब लिखित में अपने पास रखना है, एक कॉपी सर को सबमिट करना है, एकेडमिक हेड को, जतीन सर को, ठीक है ना। और ये हमारे पास प्रोफेशनल है, हमारे पास सेव रहेगा, किसी की चीज हम किसी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज वी आर ऑल्सो योर गार्जियन, गार्जियनशिप की तरह हम आपको काम करेंगे। आपको पर्सनल मेंटरिंग की जरूरत है कि सर मैं तो बड़ा परेशान हूं, पिछले सालों में ऐसा ऐसा हुआ, तो हम लोग भी उसी दौर से गुजरे हुए हैं, हमने ऐसा क्या सजेशन लिया था, हम लोग, अब तुम अकेले हो
तुम ऐसे फैसले नहीं ले सकते। हम लोग 10 लोगों ने मिलकर के ऑलरेडी ऐसे सिचुएशन से गुजर चुके हैं, न जाने कितने प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर चुके हैं। तो आप जब हमसे बात करते हो, आप अपने प्रॉब्लम शेयर करते हो, तो हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यूट्यूब पे देखिए आवाज सब सही है क्या? ठीक। तो आपको अपने लेवल में जितनी गलतियां हैं, क्योंकि जब तक तुम्हें ये इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि मैं गलत था, तब तक तो तुम अपने आप को इंप्रूव ही नहीं करोगे। भाई का हम तो पढ़ ही रहे थे, हमको सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम क्या करें? अरे भाई सिलेक्शन नहीं हुआ बिकॉज तुम्हारे पढ़ने का तरीका सही नहीं था। अगर मैं दोबारा भी पेपर दे दूं तो मैंने अपने लेवल में तैयारी किया, दोबारा तो हमें और टाइम मिल गया, और अच्छे से करना चाहिए था, लोगों के मार्क्स और डिक्रीज हो गए। पता चला ना आपको? देखा पहले जिसके मार्क्स 650 आ रहे थे, पता चला 560 आ रहे हैं। हुए होंगे, आप लोग के साथ भी हुआ होगा, ठीक है ना? तो अच्छा, अब रही बात, सर ने बीच में आपको कहा होगा, 5वां पॉइंट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल ऐसा क्या किया इमेज क्लासेस ने कि 2025 में आपको शायद पता हो, अलीगढ़ का रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट, आज तक 35-40 सालों में कोई ऐसा नहीं कर पाया, इमेज क्लासेस ने करके दिखाया। हर एंट्रेंस में हमारे पास रैंक 1 2 3 था। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, चाहे 6 एंट्रेंस का टॉपर रैंक 1 इमेज क्लासेस, 9th एंट्रेंस का टॉपर रैंक 1 इमेज क्लास से, 11th एंट्रेंस का टॉपर रैंक 1, चाहे साइंस का हो, आर्ट्स का हो या डिप्लोमा का हो, सब कहां से? इमेज क्लास से। इनफैक्ट कुछ कुछ जगह तो ऐसा भी है 1 2 3 सब इमेज क्लास से। 1-2 जगह शायद सेकंड या थर्ड मिस हुआ है, लेकिन सब जगह इमेज क्लास। तो ऐसा बड़ा कौन सा 30 मार्क काम कर दिया सर 2025 में ऐसे पढ़ाने की स्ट्रेटजी में? 2026 में भी हम उसको लागू किए हैं, इसलिए 26 का रिजल्ट 1-2 रैंक 1 मिसिंग है, 2 3 4 आ गया है, रैंक 1 नहीं आया। कोई नहीं, कभी इधर आता है कभी उधर आता है, तो रैंक और इंप्रूवमेंट हुआ हमारा। बस ये नीट जेईई में नहीं हो पा रहा। मुझे लगता है कि कमी एक इस बात पे रहती है कि आप अपने आप को एनालाइज नहीं करते। एग्जांपल के तौर पे हमने पूरे साल पूरे सिलेबस को 10 बार 12 बार 15 बार खत्म कर लिया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? ड्रॉपर में आपके पास बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि सर मैंने तो सिलेबस खत्म किया हुआ है, अब मुझे क्या करना है, आप मुझे फैसला बताओ। तो पहला पॉइंट, आपको हर वो चैप्टर का लिस्ट बनाना चाहिए पहले, जो जो आपके कमजोर है या जो बिल्कुल नहीं आते हैं। बेटा मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो के 11th के चैप्टर की लिस्ट आपके पास क्यों नहीं है? सर इन सबको चैप्टर की लिस्ट प्रोवाइड कराइए। एक और पॉइंट करिए, उसमें लिखिए स्ट्रॉन्ग, मीडियम, मॉडरेट, ठीक है ना, कंप्लीटेड एनसीईआरटी, है ना, किस लेवल का किया, हाई लेवल, इस तरह से एक रिकॉर्ड इनके पास पहले हो, तो ये बार बार जब देखेंगे ना तो इनको समझ में आएगा कि हाँ सच में मैंने खुद ये रिकॉर्ड बनाया है, अब इस रिकॉर्ड को इंप्रूव करना है। दैट्स योर एनालिसिस। टॉपर अपने आप को क्या इंप्रूव कर रहा होता है? अपने आप को एनालाइज कर रहा होता है कि पिछले टेस्ट में मेरे 100 में से 98 मार्क्स आए थे, मेरे 2 नंबर कहां पे कटे थे। और हम वीकर, जो हम जिस जहां पे हमारे मार्क्स ही 2 आ रहे हैं, हम 98 पे इंप्रूव कर रहे होते हैं, सही ना? तो हम 2 से भी 98 पहुंच सकते हैं। हमारे पास ऐसा बच्चा भी था इनफैक्ट ना, उन्नीब, जिसके शायद 40 से 45 से कितने थे सर, जो 95 तक पहुंचा परसेंटाइल, 77 से 95 पहुंचे। एक बच्ची ऐसी भी थी जो 85 तक पहुंची, 44 से 86 तक पहुंची है परसेंटाइल में। इंप्रूवमेंट है। आप जब तक आप अपने लेवल में नहीं चाहोगे, कोई माइक लाल आपको इस जगह तक नहीं पहुंचा सकता। जब तक आप ना चाहो, दिक्कतें आएंगी, दुविधा आएंगी, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होंगे, बिकॉज दिस इज द एज वेयर यू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, दिस इज द एज जहां पे, क्या बोलूं मैं, जवानी ज्यादा अच्छी होती है, तो इसमें डिस्ट्रैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट फिगर। तो बचना है अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से। अब डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए यू ऑल नो कि अपने लेवल में जितना अपने आप को बाकी सोसाइटी से दूर रखें, अपने फोकस पे एकदम एम रखें कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये फॉलो करना है, तो ये इंशाल्लाह विल हेल्प। और कभी भी आपको ऐसा कुछ लगे तो यू कैन कॉन्टेक्ट टू द मैजिशियंस, टीचर से आप कॉन्टेक्ट करें, दे विल हेल्प यू, है ना? ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वाज सेइंग अबाउट द सिलेबस, कि हम अपना सिलेबस बहुत टाइम पे फिनिश करते, दैट इज योर फेवरी, है ना? सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, डॉट्स, आपके इंपॉर्टेंट डॉट्स होते हैं। आपने क्लास में लिया, बड़े शर्माते हैं आप लोग। पहले तो शर्म इस बात की होती है आप लोग यार कि अगर मैं पूछ दूंगा तो हमारे मास्टर जी कहीं हमारा मजाक ना उड़ा दें, है ना? तो लास्ट ईयर उन्होंने डॉट्स को क्लियर करने के लिए खासकर सबसे ज्यादा डॉट फिजिक्स में आता है बच्चों को, मान के सही बोल रहा हूं, है ना? फिजिक्स में आता है। तो फिजिक्स के लिए हमने स्टार्टिंग में 1 घंटे की रिमीडियल क्लास लगाई थी। मतलब 8 बजे से क्लास है, लास्ट ईयर तो हम लोग 10 बजे से चलाते थे, तो सुबह 9 बजे 8:30 बजे से मेरे ख्याल से क्लास चलती थी रिमीडियल क्लासेस। मतलब जिसकी फिजिक्स कमजोर है अलग से आकर के रिमीडियल क्लासेस कर सकता है, फिजिक्स की स्पेशल क्लास हो, एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है ना? अभी तो सुबह 8 बजे की क्लास होगी, तो 8 से 1 क्लास होगा, अब उसमें 8 से पहले आना थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज ऑफ थोड़ा लेट से सोएंगे। हाँ, एक और सोने का भी बड़ा मसला है आप लोग के साथ, है ना?
क्योंकि हम लोग ना रात के सितारे हैं, तो लेट से सोने की आदत हमारी बड़ी खराब है। ठीक है, तो इसमें भी जरा मैं एक बार, क्योंकि आज मैं अगर सारी बातें बोल दूंगा तो कुछ बचेगा ही नहीं। अब बहुत सारी बातें हैं ऐसे कि सोने का सही टाइम क्या है एक्चुअल इस्लामिक वे में, और साइंटिफिक वे व्हाट आपको सोना कब चाहिए, ताकि आपकी बॉडी के हार्मोनल या आपकी जो इफेक्टिवनेस है वो ज्यादा अच्छी आए। ठीक है ना। तो बहरहाल आप ना रिमीडियल क्लासेस स्पेशलाइज की, जो अगर बच्चा वीक होगा तो हम उसको रिमीडियल क्लासेस बुलाएंगे, उसको आना चाहिए। ठीक है। दूसरा, आप अपने डॉट क्लासेस बिल्कुल लेंगे कि आपने अगर कोई चीज आज पढ़ी, आज पढ़ने के बाद मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, तो 15 मिनट का ब्रेक हवा लेने के लिए नहीं है, ना ही कैंटीन में जाकर के खाने के लिए है। चुपचाप से 15 मिनट बाहर आपको टीचर मिलेगा। आपको अगर क्लास में शर्म आती है पूछने में, होता है बच्चा, लेकिन मैं शर्म दूर करने के लिए बहुत अच्छी चीज सुनाऊंगा आपको। ठीक है, तो आप बिंदास 15 मिनट इज फॉर योर ब्रेक, क्योंकि 15 मिनट यूजुअली कोचिंग्स में दिया जाता है एक सेंटर से दूसरे सेंटर टीचर को जाने के लिए। हमारा सेंटर ही यही है, तो टीचर को कहीं जाने की जरूरत, हमारे टीचर सब परमानेंट हैं, तो टीचर को भी कहीं यहां से उठ के जाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे सारे टीचर परमानेंट, आपको यहीं पे टीचर मिल जाते हैं। तो वो 15 मिनट को बिंदास इस्तेमाल करो। ठीक है ना। क्लास से 15 मिनट पहले 7:45 पे आ जाओ, आपको टीचर 7:45 पे यहाँ पे मिल जाएंगे। आप 15 मिनट पहले पहुंचो, ना आए टीचर टाइम पे तो आप है ना, आपसे पहले अपने लेवल में जो अथॉरिटी है, एकेडमिक हेड है, उनको हेल्प करो, नहीं आए तो नवाब सर इस बिंदास। ठीक है ना। अब सुनिए एक बड़ी अच्छी चीज जो मैं 10th क्लास में और इनफैक्ट लास्ट ईयर 11th-12th की टीम को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बच्चों को भी बता दिया था, और आप लोगों को भी बता दे रहा हूं, जो भी बाद में जुड़ेंगे, इनफैक्ट जितने भी स्टूडेंट फ्रेटर्निटी, इन सब के लिए एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, खासकर डॉट्स को लेकर के ना, डॉट्स जो आपकी कमियां हैं, जो आप दूर नहीं करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे हमने अपने डीपीटीज में जो हमारा रोजाना का आपका आदत है ना, कि हमने आपको दिया 30 सवाल बनाने के लिए, आपने 30 में से 29 सवाल बना डाले। सारे सवाल बना, एक सवाल रह गया। एक सवाल कौन पूछ रहा है सर, मैं तो क्लास में 8 बजे पहुंचूंगा, और लेट भी, कभी कभी तो लेट भी आते हैं बच्चे। इस बार बड़ा स्ट्रिक्टनेस रखना लेट को लेकर के, आप लेट होते हैं, एक बार आपका लेट होना आपकी बॉडी को ये इनिशिएट करता है, अरे लेट होने से क्या नुकसान है, कोई बोलने वाला तो है ही नहीं। हम लेनेंसी देते कि यार आप लोग लेट लेट से पढ़ते हो, चलो चलता है, इस बार बिल्कुल अलाउड नहीं होगा। ठीक है ना। तो आप अपने लेवल में पहले पहुंचे, अपने दोस्तों से डिस्कस कर लें वो सवाल, तो बेटर। तो मैं उस एक सवाल के बारे में बात कर रहा हूं। ऐसे करीबन हमारे 200 लेक्चर होंगे फिजिक्स के। 200 लेक्चर में से अगर हम हर डीपीटी में एक एक सवाल छोड़ते जा रहे हैं, तो हमारे पास कितने सवाल ऐसे हैं जो मुझे नहीं आता है? 200। हमारे जेई मेन में कितने सवाल आएंगे फिजिक्स के? 30 सवाल, 30 25 हो गया ना, अब तो 25 हो गया, 25 सवाल मानो। एमयू बीटेक में 35 सवाल 33 सवाल आ जाएंगे। ठीक है। जेई में हम, सॉरी नीट में आ जाएंगे हमारे 45 सवाल ना, 45। ठीक है ना। तो सोचो खुदा ने खास्ते मैं अपने स्कूल का टॉपर, यानी कोचिंग का टॉपर हूं, मैं बैच में एकदम अच्छा मस्त 600 मार्क्स लेकर के आ रहा हूं नीट में, लेकिन वो जो पेपर होता है नीट का, और खुदा ने खास्ते जो मैंने एक एक सवाल छोड़ा था, उन्हीं में से उठ करके आ गया वो 35 या 45 सवाल। तो भाई जो क्लास का टॉपर हो 0 सन्नाटा। और ऐसा तो अक्सर हमारे साथ हुआ है, काहे हम जो छोड़ के जाते पेपर में पहला सवाल वही होता है। याद करो, याद बोल रहा हूं, ये तो सबके साथ यही है। तो जो छोड़ के भाई आपका पहला सवाल आता है, इसमें आप फिर नर्वसनेस चालू हो जाती है। इस सब चीज से हम आपको दूर करने वाले हैं। ये सब चीजें तो हम आपको ट्रेंड करते हैं। एवरी संडे यू हैव टेस्ट पेपर जस्ट बिकॉज टू ट्रेंड योरसेल्फ कि अगर ऐसा पेपर आ जाए तो मुझे कैसे मैनेज करना है। ठीक है ना। तो पहला चीज, हमें एक सवाल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अकलमंदी तो इसी में है। ये बताओ मुझे, जो 29 सवाल तुमसे बन गए थे, तो क्या उसको देखने की जरूरत है या उस एक सवाल को देखने की जरूरत है? अकलमंदी क्या है? अकलमंदी तो इसमें है ना कि मेरे से जो एक सवाल नहीं बना है, मुझे उस पर मेहनत करनी है, बिकॉज बाकी के 29 सवाल तो मुझे आता है, जो नहीं आता है वही तो सीखने आए। तो आपको हर डीपीटी में कि मेरे से ये सवाल नहीं बना था, राउंड कर लो, गोला मार लो, डीपीटी का कलेक्शन फाइल बना करके एक चीज सेव करते रहो कि मेरा ये सवाल मेरे से बाकी है। इनफैक्ट मैं तो कहूं पूरी लिस्ट एक कॉपी में बनाते रहो। डीपीटी नंबर 1 मेरा क्वेश्चन नंबर 8, 9 थोड़ा लूज था, मैंने बाद में बना लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 है जो मेरा खराब है। पूरी लिस्ट बनाते रहो डीपीटी की। ये है तुम्हारी एनालिसिस, पूरा रिकॉर्ड बना रहे। बिकॉज कोचिंग की तरफ से जितनी भी चीजें मिलती हैं, सुनना आप, कोचिंग की तरफ से, बिकॉज नीट और जेईई द सिलेबस इज वेरी एडवांस। कोचिंग की तरफ से क्लास में जो पढ़ाया जाता है, नोट्स में जो दिया जाता है, और टेस्ट पेपर में जो आता है, कहते हैं इतने में तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। इतने में रैंक लाने के लिए तुम्हें एडिशनल मेहनत तुम्हें मॉड्यूल करनी पड़ती है, जो कि मॉड्यूल में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। तुम घर बैठ करके मॉड्यूल करते रहो, तुमने सवाल सर हजार सवाल मैंने किया हर सवाल चैप्टर में, बस ये 10 सवाल नहीं आ रहा था, छोड़ दिया मैंने। ले फर्क क्या है? मैं कहता हूं तुम 10 सवाल ही करो, 10 में से तुमसे 9 बन रहे हैं ना, तो 9, और वो जो एक नहीं बनाना उसको जरूर क्लियर करो।
समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो अपने लेवल में एक डॉट को क्लियर करने के, बिकॉज डॉट काउंटर पे ही बात चल रही थी, हमारे पास डॉट काउंटर्स पूरे अलीगढ़ में सबसे ज्यादा है, करीबन 16 से 18 डॉट काउंटर्स सारे सेंटर्स में अगर मिला लें। लेकिन आप लोगों के लिए यहाँ पे फिलहाल 2 और उधर 3, 5 डॉट काउंटर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। सुबह में भी आपके पास टीचर अवेलेबल मिलेंगे, और इवनिंग में आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि आप इवनिंग में 1 बजे घर जाओ, 1 बजे के बाद कितने बजे आते हैं टीचर सर हमारे? 4 बजे ना। 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आप हमारे जामिया सेंटर, बिकॉज आपकी क्लास मैंने यहाँ मेन सेंटर पे लगाई है, क्योंकि उधर ना रश बहुत होता है ना उस रोड पे, तो पार्किंग का बड़ा इशू है। दैट्स वाई मैंने पार्किंग को अच्छे रखने के लिए, और पार्किंग हमारी अलग से वहाँ स्पेशलाइज्ड पार्किंग है जो इवनिंग में मिलती है सिर्फ हमें ना, तो यहाँ पे पार्किंग भी बड़ा अच्छा है। दैट्स वाई आप लोग को मॉर्निंग में यहाँ पे रखा है हम लोगों ने, और मेरे नजर में रहते हो आप लोग, बिकॉज मैं ऑफिस में ही रहता हूँ, तो इसलिए आप मेरे नजर में भी रहते हो। तो 4 से 9 में आप इवनिंग में भी डॉट क्लियर कर सकते हो। अब आइए एक बड़ी अच्छी चीज जो मैं अपने टीचर्स के लिए भी और आप लोगों के लिए भी कहना चाहूंगा। टेडेक्स का आज से करीबन 5-7 साल पहले टेडेक्स का टॉक हुआ था, मैं अक्सर बच्चों को बताता हूँ। ये हमारे से क्लास 9 से ना 8 10 से, क्लास 10 से जुड़ा हुआ बच्चा, ये 10th 9th 11th 12th और देन ड्रॉप में हमारे साथ ही जुड़ा हुआ है ना। तो मैं बताना ही चाह रहा हूँ, टेडेक्स का टॉक हुआ था, वहां पे एक साइंटिस्ट आया था, उस साइंटिस्ट ने बड़ी प्यारी सी बात बोली। उसने कहा आज के लाइफ में बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर सही अंदाज में बनाया जा ही नहीं रहा। सही वाला डॉक्टर और सही वाला इंजीनियर बच्चों को बनाया ही नहीं जा रहा। बोले ऐसा क्या हो गया? क्योंकि बच्चों के अंदर, डॉक्टर इंजीनियर बनने वाले के अंदर एक क्यों का कीड़ा होता है। क्यों मतलब, मेरे को गर्मी लग रही थी अभी, जैसे देखा पसीने आ रहे हैं, मैंने कहा मेरे को पसीने क्यों आ रहे हैं, तो मैंने एसी की तरफ देखा, एसी बंद है। फिर एसी बंद है तो देखा यार लाइट तो आ रही है, तो मैंने देखा एसी का एमसीबी ऑन है, तो मैं क्यों के पीछे गया। ऐसा क्यों हो सकता है? अब जब आप क्यों एक क्लास में पूछते हो, या डॉक्टर अगर है तो पेट में दर्द हो रहा है तो दर्द क्यों हो रहा है, पूरा डायग्नोसिस करता है, तब जाकर के आपको दवा लिखता है। ये सेम मेंटेलिटी अगर हमारे पास क्लासरूम से पैदा हो, जब हम बचपन से डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, जब आप पूछते हो सर ऐसा क्यों हुआ, तो टीचर एक्सप्लेन करता है। कहने को तो भाई बेटा ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लो, इसको अप्लाई करना, हो गया काम। अब इस फॉर्मूले में, क्योंकि नीट जे इज नॉट द इजी वन, आप अगर सोच रहे हो ये गेम बड़ा आसान है, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। आसान गेम आपके पास नीचे प्लान बी वाले हैं आसान, वो बड़े आराम से, जितना सिस्टमेटिक बताऊंगा खाली उतना कर लेना, उतने में तुम्हारा सिलेक्शन है, इतने की गारंटी तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन रही बात नीट जेई, उसमें आपका बिना योगदान के और पेरेंट्स के भी सपोर्ट के, बिकॉज सिर्फ आप ये सोचते हो कि हम और आप ना, माँ बाप की दुआएं, माँ बाप से बात करना, माँ बाप के साथ लेके चलना, वो भी कभी कभी हमारे पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो तो आपकी गलतियां सुने, आप पे भी थोड़ा वर्कआउट करें, बिकॉज हमारे पास तो आप 5-7 घंटे के लिए हो, बाकी के टाइम आप घर पे बिता रहे हो, जहां भी जो भी आपके गार्जियन है, जहां पे आप रह रहे हो, ठीक है ना। तो उसने बहुत अच्छी बात बोली कि हमारे टीचर्स ना, खासकर स्कूल्स में ये देखा गया है कि वो आपको अक्सर जब भी डॉट पूछते हैं ना, तो आपको दबा देता है। अरे बेवकूफ कहेंगे, तेरे को दिख नहीं रहा है क्या लिखा है मैंने, ये ऐसे हो गया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या। तो जब छोटे छोटे डॉट पूछते हैं तो आपको डराया जाता है, आपको चुप कराया जाता है। पहली बार आप हिम्मत करके पूछे, दूसरी बार आपको फिर क्लासरूम में हंसा जाए, देख 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 इसको ये बात नहीं आती है, तो आप थोड़ा डिमोरलाइज फील करते हो, फिर आप थर्ड बार से डॉट पूछना बंद कर देते हो। ऐसा उन टीचरों के साथ अक्सर देखा गया जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, या वो थोड़े एजेड हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन वो नहीं चाहते कि बीच में कोई डिस्टर्ब करे। तो अगर बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे तो आप हर वो चीज ऐसा पढ़ाओ जिसमें डॉट से ना आए। जैसे 18 साल मुझे पढ़ाते पढ़ाते हो गए, मेरे क्लास में रेयरली कोई बच्चा डॉट पूछता है। क्यों? क्योंकि मैं 18 साल में मुझे पता है कि कौन कौन से डॉट आ सकते हैं, तो मैं बच्चों को डॉट आने ही नहीं देता हूं। लेकिन कभी अभी 18 साल, आज ही इसी साल 18वां साल में एक टॉपिक पढ़ा रहा था, एक ऐसा यूनिक डॉट बच्चे ने पूछा और मैं खुद अटक गया कि मैं कैसे जवाब दूं उसका, बिकॉज एकदम पहली बार सवाल पूछा गया था। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, आई विल एक्सरसाइज ऑन इट, और कल आकर के मैंने उस पर एक नहीं 10-10 सवाल करा डाले, मतलब इनमें उस सवाल पे मैंने रिसर्च कर डाला। तो ये मेरा काम था, डॉट पूछना हक आपका था। तो ये मैंने सेम स्टोरी उनके बैच में सुनाई थी। उसके बाद हर वो बच्चा जो कभी जिंदगी में डॉट नहीं पूछा, उसने डॉट पूछना शुरू कर दिया, बिकॉज डॉट पूछना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और ये हम लेके रहेंगे, है ना भाई। तो डॉट आपका हक है भाई। हमने सर, हमें आपके गर्दन हिलाने से, हाँ हाँ करने से हमें नहीं समझ में आ रहा कि तुम गर्दन खाली हिला रहे हो और अंदर तुम्हारा दिमाग कहां चल रहा है। हमें इतना एक्सपीरियंस है दोस्त, जब तक आप खुद से बोलोगे नहीं, जब तक आप कुछ सोचोगे नहीं कि हाँ भाई सर ये बता दो एक बार एक्स्ट्रा, हम कैसे आपकी तरफ तो पहल होना जरूरी है ना। तो आप बिंदास डॉट पूछो। हाँ अब रही बात, सर मेरे मास्टर जी ने इमेज क्लास में, एक टीचर ने मेरा मजाक उड़ाया, क्लास में हंसाया, मेरा वैल्यू गिराई। नवाब सर पे डायरेक्ट मैसेज करना, सर रिकॉर्डिंग, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। एक क्लास हाइब्रिड मोड में रिकॉर्ड होती है, जैसे सर ने बता दिया होगा, पता है ना आप लोग को।
तो रिकॉर्डिंग हो रही है, बस टाइम और ड्यूरेशन भेज देना सर इस क्लासरूम में, इस टाइम पे आप देख लीजिए, अपने आप रिकॉर्डिंग में आ जाएंगी चीजें। दूसरी रिकॉर्डिंग यहाँ पे हो रही है, पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग सेव हो रही होती है। और तीसरी आप लोग बच्चे खुद प्रूफ हो, बाकी हम टीचर से बात कर लेंगे, बेफिक्र हो, कभी इसके बाद कभी हुआ नहीं है। आप बिंदास डॉट पूछो, लेकिन बिंदास डॉट पूछने में कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्लास को हंसाने के लिए अजीबोगरीब से डॉट पूछते हैं। इसमें गलती मैं आपकी भी मानता हूं। क्यों मानता हूं? जब वो हंसाने के लिए डॉट पूछा, आपको समझ में आ रहा है कि हंसाने के लिए डॉट पूछ रहा है, तो आपको हंसना नहीं चाहिए था। और टीचर के पास पहली बार कि आपने गलत सवाल पूछा है, आपको ऐसे अंदाज में नहीं पूछना चाहिए, ठीक है ना। तो टीचर अगर पहली बार रिएक्ट कर जाए, बच्चे आप लोग हंसो नहीं, तो ऑब्वियस बात उसको हिम्मत दोबारा नहीं होगी। और मैं मानता हूं यार, ड्रॉपर वाला बच्चा तो ऐसे ही बेचारा परेशान हो रहा होता है, तो उसके पास इतना फुर्सत नहीं होता। हाँ, लेकिन एक बात मैंने देखा है, थॉट्स मैंने आपको कहा था आपके एम के बारे में, आपके ट्रस्ट के बारे में, देन आपसे मैंने कहा सिलेबस कंप्लीशन के बारे में, फिर मैंने आपसे कहा कि हमारे डॉट्स काउंटर्स, हमारे डॉट टीचर, दे आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। बिंदास पूछो। और पूरे अलीगढ़ में इमेज क्लासेस इज यूनिक फॉर योर संडे टेस्ट पेपर एंड इट्स डिस्कशन। पता है आपको ये बात? अरे सर ने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि हम यूनिक हैं। संडे को टेस्ट पेपर के बाद आप घर जाओ, बिंदास पूरे पेपर को एनालाइज करो, मेरे अंदर क्या क्या कमी हुई है। एक टेस्ट का रिकॉर्ड आपको दिया गया है, जिसके रिकॉर्ड को आपको मेंटेन करना है कि आज के टेस्ट पेपर में मैंने क्या क्या गलतियां की हैं। अगले दिन उस टेस्ट पेपर का डिस्कशन होगा। डिस्कशन में आप पूरा जम करके सवाल पूछो, सर मैंने तो ऐसे ही किया था जैसा आपने बताया, लेकिन मेरा गलत कैसे हो गया। तो गलत करने से पहले आपने शायद घर पे चेक कर लिया होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो चुका होगा, हो सकता है गलत फॉर्मूला लगा दिया है। तो जब आप खुद से अपनी गलतियां निकालने के लिए काबिल हो जाते हो, तो उम्मीद है हमें टीचर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो गलतियां निकालने वाला तो बनो। जैसे आज मैंने अपने मैथ्स को लेकर के इतना एक्सपर्टाइज हो गया हूं कि पूरे 100 बच्चे सामने क्लास में अगर बैठे हो और मैंने सवाल का सॉल्यूशन किया और मेरे से गलत हो जाए, मैं खुद से देख करके बता सकता हूं मेरे से गलती कहां पे हुई। जस्ट बिकॉज मैंने अपने आप पे एक्सरसाइज इतना किया कर रखा है। इंसानों गलतियां हो सकती है, लेकिन गलतियां पकड़ने का हुनर मेरे को है कि मैं अपनी गलतियां पकड़ सकता हूं। तो क्या आप अपनी गलतियां खुद से पकड़ सकते हो? पकड़ोगे तो तब ना जब कभी एक्सरसाइज किया हो पकड़ने का। कभी तुमने एक्सरसाइज ही नहीं किया, तुम आते हो संडे का पेपर देते हो, और एक तो टाइम बाउंड से कभी देते नहीं हो, घर बैठे बैठे ले लिया XYZ का टेस्ट सीरीज, 10 से 1 है पेपर है, चलो 10 बजे बैठा आराम से एकदम फ्रेश होके, 10 से 1 अम्मा नाश्ता निकाल दो, नाश्ता भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, कभी सीरियसली कहां लिया। हमारे यहाँ एकदम विद इन्विजिलेटर, विद प्रैक्टिस, जैसा पेपर आपको लगता है कि जेई में या नीट में होगा, वैसा ही आपको फीलिंग हर एक टेस्ट पेपर में मिलने वाली। कॉपी चेक करके ओएमआर बन करके रिजल्ट सब्जेक्ट वाइज कि आप कौन से सब्जेक्ट में कितना डाउनफॉल हो रहे हो, सब रिपोर्ट टीचर के पास होता है हमारे। तो हम अपने लेवल में मेहनत कर रहे होते हैं। गलत बोला शादान? एक एक रिपोर्ट हमारे टीचर के पास, क्या आप अगर इसका पूरा साल का रिपोर्ट देखना चाहो तो मैं पिछले साल का पूरा रिपोर्ट देख सकता हूँ, ठीक है ना। तो बस वही है ना कि हम अपने लेवल में जहां कमियां हैं उस कमियों को दूर करने का है। तो ये कमियां आपके अंदर है, हम अपने आप को दूर करेंगे। साल के अलावा हमें ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ऑलरेडी बाकी अपने दोस्तों से 1 साल पीछे हैं। मैं भी आप ही की तरह 1 साल ड्रॉपर हूं। मैंने भी 1 साल ड्रॉप किया था, बिकॉज 12वीं क्लास में जब पढ़ने का वक्त था, मैं किसी 2-3 चीजों में फंस गया था। किसी और दिन बताऊंगा कि मैं कौन सा ऐसे गलतियां किया था अपने लाइफ में। 3 मिस्टेक्स ऑफ नवाब सर फ्रॉम 11th एंड 12th, 11वीं 12वीं मैंने 3 ऐसी कौन सी ब्लंडर मिस्टेक की थी, ब्लंडर किया था, मिस्टेक किया ब्लंडर, कि जिसकी वजह से मेरा जेई में 2 या 3 नंबर से रह गया था और मेरा वेटिंग में आया था जेई में। और दूसरे साल जब ड्रॉप किया, बताओ एक ड्रॉप की बड़ी खराब दुविधा आप लोग के साथ कभी ना हो। ड्रॉप करने के बाद मेरे मार्क्स और खराब हो गए। जेई में मेरे 16,000 की कुछ रैंक थे, 96,000 तक पहुंच गया था ड्रॉप करने के बाद, ठीक है ना। बीटेक में फर्स्ट ईयर में क्वालिफाई हो गया था, सेकंड ईयर में तो वेटिंग में जाके क्लियर हुआ था एमयू बीटेक, ठीक है ना। तो ड्रॉप करने के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सेम एनर्जी से, हाँ, लेकिन एक बात की गारंटी है, मेरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो गया था, मैथ्स बहुत अच्छा हो गया, दैट्स व्हाई मैं मैथ्स का टीचर बन गया फिर से, ठीक है। तो ड्रॉप करने के बाद हमें अपने लेवल में एक तो दिमाग से निकालना, सब लोग लिखने वाली बात है, ये बहुत प्यारी सी बात है, ड्रॉपर के अक्सर ये दिमाग में आता है। क्या आता है बताओ? एग्जाम्पल के तौर पर कल सर पढ़ा रहे हो आपको एनएलएम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, है ना। अरे ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, आज क्लास ना भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज आपके साथ यही आने वाला। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू हुई, अरे चलो अभी तो फिजिकल चल रहा है, ऑर्गेनिक चालू होगा, अरे ऑर्गेनिक तो मेरा बड़ा शानदार है, आज नहीं जाते हैं, क्या दिक्कत है, सेकंड क्लास में चले जाएंगे। हम लोग थोड़ा लिनेंसी देते हैं, सर अब से कोई बीच में क्लास से निकलना और क्लास से बाद बंद, ठीक है ना। एक इशू हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि बच्चा कब कब आया है और क्या नहीं आया। इनफैक्ट हमने वो रूल बना दिए, हाँ फॉर्म बना दिया, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि अपने लेवल में आपको डॉट्स, उसके बाद ड्रॉपर की एक बड़ी
खास, है ना। ये मैंने भी झेला था, ये झेला अच्छा है कि अल्लाह के करम लास्ट में दिसंबर में जाकर के दिमाग में आया था। मैंने पूरा सुबह 4:30 बजे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पी जॉय सर की क्लास करने जाता था कोटा में, ठीक है ना, सुबह 4:30 बजे। और मैं कभी कभी ऐसा होता था कि मैं काउंटर यानी वो क्या बोलते हैं शटर खोलने वाला इंसान बनता था, क्योंकि इतना पहले मैं पहुंच जाता था। तो लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट का टॉपिक चल रहा था, मैंने यार छोड़ो यार ये सब तो आता है, तो एक दिन मैंने छोड़ा, बस 15 दिन की क्लास और बची थी। पूरे 3.5 महीने के कोर्स में 3 महीने एक भी दिन छुट्टी नहीं की, लास्ट के 15 दिनों में एक दिन छोड़ा। आप मानोगे नहीं, वो एक दिन, उन 15 दिनों में मैंने 10 दिन क्लास नहीं की। जब तुम पहली बार कोई काम करते हो और तुम गलत काम करते हो और तुम्हारे तरफ से कोई रिटेलिएशन, कोई गलत तुम्हें कोई डांटने वाला नहीं होता है, तो भाई शैतान तो तुम्हारे साथ घूम रहा है, वो तो बड़ा फायदा उठाएगा। अच्छा ठीक है, बड़े कोई नहीं बोला तुम्हें, आज तुम संडे टेस्ट पेपर देने नहीं गए, देखो कॉल तक नहीं आया, अम्मा अब्बा को तो पता तक नहीं चला। कल मैं क्लास गया कोचिंग में, टीचर ने रोका तक नहीं, बस शेर बन गए। तो जब तुम शेर बनते हो तो तुम्हारी आदत बन जाती है, फिर जब आदत बन जाती है तो जागते कब हो, नीट का फॉर्म आ गया, अच्छा फॉर्म आ गया, कितनी तैयारी हुई है, जब तक आप बहुत लेट हो चुके होते हो। बिकॉज सिलेबस इतना छोटा मोटा नहीं है, सिलेबस बहुत ज्यादा है दोस्तों, और ड्रॉपर में पूरा 2 साल का सिलेबस कंप्लीट करना होता है, 11वीं और 12वीं दोनों लेकर के चलना होता है, ठीक है ना। तो दिमाग से बिल्कुल निकाल देना है कि मेरा ये टॉपिक आता है। अगर सच में तुम्हें लगता है कि ये टॉपिक मुझे आता है, जिस दिन मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, तुम अपना सबसे तगड़ा सवाल तैयार करके रखो थ्योरी पार्ट में, और मास्टर जी से क्लियर करो कि सर ये वाला सवाल आप बताइए मुझे, ये वाला सवाल में ये थ्योरी मुझे उस वक्त समझ में नहीं आई थी, मुझे समझाइए। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो निकाल देना, जाके सामने चिपका देना। मैं अक्सर ड्रॉपर अपने 11th इंटरेस्ट के जो बच्चे ड्रॉप करते हैं उनके साथ यही बात बोलता हूं कि बेटा तुमने ड्रॉप तो कर लिया है, लेकिन अगर तुम्हारे पास दिमाग में ऐसा आ रहा हो कि मुझे ये पहले से आता है तो निकाल दो, अगर आता तो हो नहीं चुका होता सिलेक्शन, ठीक है ना। अच्छा कुछ चीजें हैं जो मैं आपको संडे टेस्ट, पहला संडे टेस्ट आने से पहले भी आपको वार्न करूंगा, ठीक है। तो पहला इज योर क्लासरूम इज वेरी इफेक्टिव, हम टाइम पे सिलेबस फिनिश करते हैं, डॉट काउंटर का पूरा फायदा मिलता है आप लोगों को। तीसरा अनइफेक्टिव चीज इज व्हाट, सिलेबस खत्म करने के बाद अक्सर बच्चे को क्या करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। तो वो खुद करेगा ना, हम क्यों कराएंगे, हम क्यों कराएंगे, आप तो खुद जाके करो। यह हंस रहा है इसलिए क्योंकि उनको पता है कि हम खुद कराते हैं रिवीजन आप लोग के लिए, इसलिए हम आपको करो या मरो सीरीज, आपने आपको जतीन सर ने समझाया होगा KYMS, इसमें हम आपको रिवाइज कराते हैं। अब रिवीजन का तरीका थोड़ा अनयूजुअल सा है कि हम आपको रिवीजन में पढ़ाते नहीं दोबारा, हम आपको बोलते खुद पढ़ के आओ और ये लो 100 सवाल 200 सवाल उसको बना करके घर से लेके आना, जो जो बन जाए यानी उस तो तुम्हें आता है, जो जो ना बने उस पर रिएक्शन करो, एक्सरसाइज करो, ना समझ में आ रहा है अभी भी लग रहा है तुमसे नहीं बन रहा, आओ अगले दिन आकर के उस पर डॉट क्लियर करो, सही। तो ये KYMS, और इसी दौरान हम 2-3 टेस्ट भी ले लेते हैं आपका। अब आपने हमारे पास एक बार सिलेबस बहुत डिटेल में पढ़ लिया, फिर आपने दूसरी बार सिलेबस बहुत डिटेल में पढ़ा, इनफैक्ट बीच में फुल सिलेबस टेस्ट भी हुए 2-3, तो 2-3 बार आपने और सिलेबस पढ़ लिया, यानी कम से कम KYMS जाते जाते आप कंप्लीट सिलेबस 5 बार अपने आप से रिवाइज कर लेते हो। अच्छा अब ये शॉर्ट टाइम में, लास्ट के टाइम में हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत आती है, सर मैंने अपना 11th-12th का नोट जमा किया था तो ये इतनी आई थी, मॉड्यूल और हैंड रिटन नोट्स 11वीं और 12वीं की इतनी हाइट। अब सोचो मेरा हर संडे टेस्ट हो रहा हो, एक हफ्ते में पूरा नोट्स रिवाइज करना हो, तब तो ठाकुर तो गियो भाई। तो सर क्या करते थे आप, मेरे मास्टर जी ने 11th क्लास में मुझे सिखा दिया था, बच्चों शॉर्ट नोट्स बनाना सीख जाओ। तो हम क्या करते थे, हर चैप्टर के एंड में शॉर्ट नोट्स बनाते थे। सर मेरे पॉइंट्स का ना समरी बना करके यहां से बच्चों को बिल्कुल दीजिए, मेरे जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, ताकि बहुत लोग मैं देख रहा हूं लोग शायद कॉपी पेन नहीं लगाए लेके आए, इनके पास ये पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है ना। तो मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था, आज भी जाओ ना मेरा, मैं निकालो अपना पूरा मेरी लाइब्रेरी, उसमें से मेरे मैथ्स के शॉर्ट नोट्स अभी बरकरार, केमिस्ट्री के भी पूरे शॉर्ट नोट्स हैं, फिजिक्स वाला भी है कुछ शायद कुछ बाकी गायब हो गए, शॉर्ट नोट्स आज भी बरकरार। मतलब अगर मुझे फिट्स में उतार दे सर आपको फिजिक्स पढ़ाना है, मैं फिजिक्स भी पढ़ा सकता हूं, बस मुझे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, मुझे अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना होगा, ठीक है। तो क्या होगा, हम वक्त से पहले यानी सुबह अगर हमारा टेस्ट की टाइमिंग 10 बजे है ना, 10 बजे, अच्छा 7 सर हंस रहे हैं, 7 सर को शायद पता नहीं है 3 साल पहले या 4 साल पहले मैंने फिजिक्स पढ़ाना छोड़ा है, ठीक है ना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों पढ़ाता हूँ और पढ़ाता आया हूँ 12 सालों से 13 सालों से, ठीक है ना। लेकिन अब क्या है कि बच्चे ज्यादा मैथ्स में भी लाइक करते हैं तो मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तो लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहूँ, मैं मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट टीचर है आपके पास, है ना। मेरे मैथ्स में आपको सर में आपको कमी नहीं मिलेगी नवाब सर की,
आपको इतने शानदार शानदार टीचर हम लोग आपको प्रोवाइड किया है जस्ट बिकॉज कि आपके कॉन्सेप्ट, आपके जो डॉट्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, लाइट आ गई मेरे ख्याल से, अल्लाह का तरह शुक्र है। ठीक है, तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि शॉर्ट नोट बनाने की आदत। आप बोलो सर आप ही दे दो ना शॉर्ट नोट, मार्केट में तो बहुत सारे फिर घूम रहे हैं, है ना, मैं वहीं से ले लेता हूं। तुम्हारा खुद का बनाया हुआ तुम्हें जितना अच्छे से समझ में आएगा, किसी माई का लाल का दूसरे का समझ में नहीं आने वाला है। हो सकता है वो टॉपिक से ज्यादा भर रखा हो, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ज्यादातर चीजें उसमें डली हुई हो। तुम्हें टू द पॉइंट लास्ट 10 साल के पेपर देखा, तुम्हें एनालाइज है, तुम्हारे पास पेपर का पूरा PYQs है, तुम्हें अपने आप आइडिया लग जाएगा कि तुमने अपने लेवल में कि उतने शॉर्ट नोट्स चीजें इफेक्टिव है कि नहीं। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है पूरे चैप्टर को 1 से 2 पेज में, अच्छा जो मुझे याद है वो मैं थोड़ी लिखूंगा चीजें में शॉर्ट नोट्स में, मैं जो हर बार भूल जाता हूं, जो मुझे बार बार देखना पड़ता है, वही है तुम्हारा शॉर्ट नोट्स। तो 1 से 2 पेज मतलब मुझे याद है, मैं पेज ऐसे हार्ड, थोड़ा सा हार्ड वाला आता है व्हाइट कलर का, वो मैं लेके आता था मार्केट से और उसको ऐसे फोल्ड कर देता था। और ये कितने पेज हो गए, अब 4 पेज हो गए ना, तो ऐसे शॉर्ट नोट्स मैं पूरा बनाता। तो मेरे इतने पेज में एक एक चैप्टर, 11th का एक चैप्टर पूरा फंक्शन, एक चैप्टर फंक्शन खत्म। मैथ्स का, बायो वाले लोग हो तो शायद ना पता, चलो मैं फिजिक्स की बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैट्स एक पेज में खत्म। अगर कहीं कहीं लगता था ज्यादा है, जैसे रोटेशनल में बहुत सारे फॉर्मूले थे 11th क्लास में, रोटेशनल मैकेनिक्स में, तो उसके लिए फॉर्मूले हैं, बहुत सारे याद करने वाली चीजें थी उसमें, तो उसके लिए एक एडिशनल पेज लगाया, स्टेपल कर दिया, 2 पेज का बन गया नोट्स। तो ये नोट्स आपको अपना संभाल के रखना है, फाइल में बना के रखना है। मैंने फाइल बना के रखी हुई थी, तो उसको देखता था, अक्सर चीजें ना, जो काम की चीजें आती थी मैं उसमें लिख लेता था। पहले तो मैं कॉपी में लिखता था। एग्जांपल सुनना, जो हम नोट्स में पढ़ते हैं उसको पढ़ने के बाद कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो हम डीपीटी कर रहे हैं तो नया पता चला, उठा करके कॉपी में डाला। कोई और किताब पढ़ रहा हूं या मॉड्यूल अपने इमेज क्लास का लगा रहा हूं, नया चीज पता चला, फट से उसको कॉपी में डाल रखा। तो हर वो चीज पहला तो कॉपी में उतर जाना चाहिए। जितनी भी चीजें हैं, आप ये नहीं कि कॉम्युलेटिव डीपीटी में छोड़ रखा है बाद में देख लेंगे, मॉड्यूल में छोड़ रखा है इंपॉर्टेंट बाद में देख लेंगे ना, सबको एक जगह लेकर के आओ। तो सबको एक जगह मतलब जो जो फॉर्मूले लगे, जो जो काम के पॉइंट्स लगे। इसीलिए जब मैं टीचर हमारा नोट्स बना रहा होता था तो मैं एकदम कॉम्पैक्ट नोट्स नहीं बनाता था कि एकदम भर दिया इतना कि मेरे पास यहां पे लिखने का कोई जगह ना हो। मैं इसको एकदम फ्री दूर 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 चीजें लिखता था, ताकि अगर कल को कोई चीज पता चले तो यहां ऊपर लिख दूं, यहां नीचे लिख दूं, बीच में लिख दूं, जो जो टॉपिक से कंसर्न्ड है उस टॉपिक पे तो लिखोगे ना आप जाकर के। इसलिए मैं एकदम आराम से रिलैक्स वाला नोट्स बनाता था, और नोट्स आपको बनाना एकदम जरूरी है। तो आपको अपना शॉर्ट नोट्स, जो कि आपके इन गिवन टेस्ट में बहुत काम आने वाला है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद हम आप लोग को ले जाते हैं RBS रैंक बूस्टर सीरीज, और ये बिल्कुल इसलिए जरूरी होता है कि लास्ट ईयर 2026 का भी जो रीनीट पेपर हुआ और उससे पहले वाला पेपर, दोनों में क्या फर्क है। तो हम आपको बैठा करके पेपर ले लेंगे, आप पेपर दो, खुद से देखो तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर तुम कट ऑफ को पार कर रहे हो नीट के पेपर में तो बल्ले बल्ले, अच्छा है यार, मैं तो ऑलरेडी सर MU का जो कट ऑफ गया तो उससे 20-30 नंबर तो ऊपर ही जा रहा हूं मैं, जबकि मैंने ये पेपर लगाया नहीं था, मैं तो देखा तक भी नहीं था ये पेपर, लेकिन तब भी मैं इतना मार्क्स ला रहा हूं। दैट मीन्स कि तुम्हारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। ये है RBS रैंक बूस्टर सीरीज। और फिर लास्ट में आता है हमारा MTS, अब जो जिसको आप बोलते हो मॉडल टेस्ट पेपर या टेस्ट सीरीज, तो हमारे एक्सपर्ट द्वारा बनाया हुआ, एक्सरसाइज किया हुआ एकदम, हम MTS आपको लेते हैं। अब एक रैंडम नया सा पेपर है, हो सकता है ऐसा पेपर आपको आपके नीट में आ जाए, आपके जेई में आ जाए, तो ये पेपर हम लोग आपको नीट के लिए अलग, जेई के लिए अलग। अब रही बात ड्रॉपर के बच्चों में, बहुत सारे बच्चों का ये मानना भी होता है कि सर हमें BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल, MU BTech का भी एग्जाम देना है, तो उसके लिए भी हम संडे में टेस्ट लेते हैं। लेकिन आपको क्या है, प्रायोरिटी मॉर्निंग टाइम में या इवनिंग टाइम में, जो भी सुटेबल टाइम होगा। एक वक्त हमने जेई और नीट का पेपर ले लिया, फिर ऊपर के टाइम में आप ना नर्सिंग, पैरामेडिकल, और जिसमें जो आपको बेस्ट चॉइस लग रहा हो आप वो संडे में पेपर दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? यानी आपको प्लान बी का भी हम पहले से ही तैयार कर देंगे कि आप, सिलेबस में हल्का फुल्का चेंजेस है, जैसे नर्सिंग के लिए सर ने बताया होगा ना, है ना, बेसिक नर्सिंग में नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है, तो उसके लिए पूरा मॉड्यूल हमारे पास बना हुआ है, हम आपको उसका अलग से मॉड्यूल देंगे। आपको इंग्लिश आता है BSc में, MU की BSc में, हम इंग्लिश का भी आपको अलग से कंटेंट देंगे। तो अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि भाई ये किताब मैनेज कर रहा हूँ, क्या क्या सवाल आ रहा है, सब कुछ उसमें डला हुआ है पहले से। तो इधर उधर मार्केट में आपको दिखने की और इधर उधर पलटने की जरूरत नहीं आएगी। एक अच्छी चीज है, हमारे पास प्रो प्लस का भी एक कॉन्सेप्ट है। अगर कोई बच्चा बहुत वीक है और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, तो हमारे प्रो प्लस में एक बड़ा अच्छा ऑप्शन ये है कि आप 1-to-1 डॉट काउंटर ले सकते हो। 1-to-1 मतलब कि सर मुझे भीड़ में डॉट नहीं चाहिए, मुझे अकेला डॉट चाहिए, कोई अकेला टीचर, फलां टीचर मुझे अकेले में डॉट क्लियर कर दे, तो ये भी पॉसिबिलिटी है बाई आवर प्रो प्लस बैच, जैसा कि आप लोग को पता होगा जब आपको बताया गया होगा। ठीक है ना। और कुछ चीजें जो कि मैं आपको बताता चलूं,
थोड़ी सेफ्टी मेजर, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत बुरा दुखद सा रहा, कोचिंग फील्ड तो नहीं था वो, लेकिन खामोखा उसको कोचिंग के नाम से दे करके कोचिंग को बदनाम किया गया है। ये आप सब जानते हैं, रियलिटी एग्जैक्ट वो बिजनेस चल रहा था वहां पे। लेकिन जो आग की दुर्घटना हुई ना, इसमें थोड़ा बहुत योगदान आप लोगों का भी रहता है। एसी 24 में बहुत अच्छा कूलिंग करेगा, परफेक्ट ऐसा कूलिंग करेगा कि अभी आप कांपने लगोगे। अब एसी को तुम 16 पे चलाओगे जबरदस्ती, तो एसी वाला बेचारा तो बाहर का कंप्रेसर तो फूक ही जाएगा ना, आग तो लगेगी उस पर, ठीक है ना। तो एसी के लिए दैट्स वाई आप अपने लेवल में इन्वर्टर की फैसिलिटी पूरा कंप्लीट है। थोड़ा सा अगर लाइट जाती है तो हमारा इन्वर्टर मैनेज करता है, बाकी वक्त में एसी हर रूम में लगा, ठीक है ना। और ये तो यहाँ तो बहुत तगड़े तगड़े वाले एसी लगे हुए हैं, है ना। तो ये इतना, अभी थोड़ी देर पहले देखो कूलिंग हो रही थी, लाइट थोड़ी देर बाद आई है। ये हाँ, एक ये एमयू का, सॉरी अलीगढ़ का लाइट कटने का टाइम है, ये वाला टाइम है ना। लेकिन इस टाइम पे अक्सर लाइट कटती है, जहां तक मुझे पता, मॉर्निंग की इस स्लॉट पे टाइम अक्सर कटती है, लाइट कटती है, ठीक है ना। तो अब आप लोगों को अपने लेवल में कोई सर देखिए कोई सवाल हो ऑनलाइन में, यूट्यूब पे कोई सवाल हो, या आप लोगों को सवाल पूछना हो तो बताएंगे। कोई आप लोग अपने तरफ से सजेशन हो, सवाल हो, बताएंगे। पक्का है? तो सर आज जाकर के मैं क्या काम करूंगा? क्लासेस परसों शुरू है सर, इन लोगों को कल से कराना है, तो 8 कल सुबह 8 बजे से कल से कराएं, बताओ, है ना। कल से कोई लेट नहीं करते, जो होना था हो गया, जैसा रिजल्ट आना है बाद में देखेंगे, नीट का जो होना है। कल से क्लास चालू करते हैं, फ्रेश स्टार्ट करते हैं। पहला काम, कुछ कुछ चीजें जल्दी से लिखो। कल कॉपी लेके आना है आपको, एकदम फ्रेश नई वाली, वरना सर पिछले साल मैं नोट बनाया था, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस साल नया नोट बनाएंगे, पढ़ते रहेंगे। जो फंक्शन अगर सर ने चैप्टर चालू किया है तो हमने फंक्शन देखा सर का, और पीछे देखा, अरे यार ये वाला तो सर ने बताना भूल गया, उठा करके यहाँ डाल दिया। और सर से एक बार जरूर कंसल्ट किया, सर शायद आप ये वाली बात बताना भूल गए, तो सर बताएंगे, अरे बेटा ये तो आउटडेटेड हो गया है, ये टीचर तुम्हें खामों का भैलू बनाने के लिए पढ़ा दिया था, ठीक है ना। कभी सवाल नहीं है, 10 साल में देख लो हम लोग, ठीक है ना। तो हमारे टीचर इतने अपडेटेड हैं, तो पॉसिबिलिटी है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, कभी कभी टीचर फील्ड में हल्की सी कमी हो जाती है, हमारी तरफ से भी कमी होता है, कि हम कभी कभी पॉसिबिलिटी हो जाता है कि हम कुछ चीजें बियॉन्ड द कंटेंट पढ़ा देते हैं आप लोग, वैल्यू दिखाने के लिए। तो अगर कोई किसी के साथ ऐसा हुआ तो पूरे टीचर फ्रेटर्निटी की तरफ से मैं उसके लिए माफी मांगूंगा आपसे, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें जिम्मेदार उतना एनटीए भी है। अगर आप एक बार कंटेंट लिख के दे दो, तो मुझे शायद बायोलॉजी में 2 सवाल आउट ऑफ सिलेबस आया था ना इस बार, तो अगर वो 2 सवाल आउट ऑफ सिलेबस आया होता, तो अगर आपने पहले से कंटेंट हमें बता दिया होता, तो हम 2 सवाल के लिए भी तो तैयारी करके रखते हैं। क्यों सदान, सही बात है ना यार। अगर मेरे को वो 2 सवाल ही मेरे लिए मायने नहीं रखता है क्या? लगता है ना। उनके लिए क्या मायने रखता है? अच्छा बेटा 720 में से 720, 69 बच्चे ला रहे हो, अब कोई एक भी ला के दिखाओ। तो ला के दिखाने के लिए क्या करते हैं? 2 आउट ऑफ सिलेबस। ऐसे सेम 11th इंट्रेंस में भी एमयू करता है, बहुत सारे इंट्रेंसेस ऐसा काम करते हैं। तो बस पूरे गवर्नमेंट से और बाकी लोगों से भी ये अपील है कि प्लीज जो सिलेबस का पार्ट वही दिया जाए, तो हमारे लिए भी अच्छा होगा, और हम स्ट्रेस में नहीं आएंगे, टेंशन में नहीं आएंगे, है ना। क्योंकि वो सवाल सबके लिए टेंशन होता है, ठीक है। तो ऐसे सवालों से लड़ना कैसे, ये भी हम आपको गाइड करते हैं। और बिफोर दैट नोटबुक लेके आना, खोपड़िया भी साथ में लेके आना है, किडनी है ना, दिमाग। मान चला कि अभी भी घर में दिमाग खोया हुआ है, यार पिछला नीट बड़ा खराब गया था, अब क्या करें यार, शुरू करें या ना करें। कहते जितना जल्दी पुरानी बातों को भूल करके नई शुरुआत करनी चाहिए, उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, उतना तुम्हारे लिए मुनासिब है, उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। तो पुरानी बातों को भूलो और नई शुरुआत करो। बस एक चीज अभी जाना नहीं है, मैंने तुमसे कहा है अपनी गलतियां लिख करके सर को सबमिट करना, और अपने पास भी एक कॉपी रख लेने का, कि मैंने ऐसी कौन कौन सी गलतियां अपनी 11वीं और 12वीं में की थी, चाहे वो ड्यूरिंग द एग्जाम, नीट के एग्जाम देते वक्त, जेईई के एग्जाम देते वक्त था, या थ्रू आउट द कोर्स प्रिपरेशन, तैयारी करने के दौरान था, कि मैं ज्यादा देर तक सोता रह गया, मैं मोबाइल ज्यादा चलाया, ज्यादातर लोगों के आया। कुछ ऐसे भी केसेस आए सर, अपोजिट जेंडर का अट्रैक्शन, ऐसे भी आए। तो जो वी आर जस्ट फ्रेंड्स, हम आपको गाइड करने के लिए, हमने भी ऐसे दौर से देखा है। मैं अपना एक पहलू बताऊं, कोटा में मैं जब था, तो अब तो थोड़ा बहुत हल्का स्मार्ट हो गया, वरना तो मैं भाई की तरह था, बिंदास जाता था नाई के पास, बोला भैया 1 नंबर चला दे, ना रहेगा बाल झाड़ने का टेंशन, ना खूबसूरती का टेंशन, क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने अपने लिए ये त्याग दिया था, मैंने अपने रूम में कूलर नहीं लगाया था, जस्ट बिकॉज मुझे पता अगर मैं कूलर लगाऊंगा तो मुझे नींद आएगी, बड़ा शानदार मैं सोऊंगा। तो मैं बिना कूलर के, कोटा जैसी गर्मी जहां इतनी गर्मी होती है, मैं बिना कूलर के रहा था, ठीक है ना। इसलिए पॉसिबिलिटी है कि कुछ अपने योगदान, मैंने अपने लाइफ में कितने सेक्रीफाइस, मुझे याद है मैं बकरीद के दिनों में घर नहीं गया था, एक तो छुट्टी नहीं थी, दूसरा भाई अपना बकरीद, अपना लौंडा बकरीद कैसे नहीं मनाएगा है।
तो बात अब्बा तो भाई घर से पोक आता है, लेकिन भाई वही समझदारी इसी में है ना कि आप बकरीद अगर तुम छोड़ोगे 3 दिन की क्लास, 3 दिन का, मैं तो कहता हूं 1 दिन भी क्लास तुम्हारे लिए इतना घातक साबित होता है, जो तुम उस दिन नहीं जानते थे शायद मास्टर जी उसी दिन वो सिखाए और तुम्हारा आने वाला पूरा टॉपिक खराब हो जाए। तो तुम्हारा पहला जो डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन कहते हैं ना कि भाई 11th 12th नीट जेई, तुम्हारा डेडिकेशन सबसे बड़ा पेशेंस तुम्हारा चेक करता है कि तुम्हारा डेडिकेशन टुवर्ड्स द नीट जेई कितना है। तो उसमें भाई पंक्चुअलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपको पंक्चुअल होना है, कभी क्लास मिस नहीं करनी है, टेस्ट पेपर कभी मिस नहीं करना है, जो होमवर्क आपको दिया जाए वो करना है। तो हर एक हफ्ते में सर जो भी इसके गार्जियन टीचर बनेंगे, बच्चों के मेंटरशिप बनेंगे, जो जो बच्चों के हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया 10-10 बच्चों को एक एक टीचर हायर करेंगे कि हर 10 बच्चे के अंदर एक टीचर है, एक टीचर आपके 10 बच्चों का हेड है। वो ये देखे एक हफ्ते का प्लानिंग इनका कैसे चल रहा है, दे आर ऑल सेटिस्फाइड विद योर वर्क और नॉट, तुम अपने काम से सेटिस्फाइड हो कि नहीं, कि हाँ सर मैंने जो होमवर्क किया वो मैं बिल्कुल है, मेरे को रोजाना इतना टाइम बच जा रहा है, आई हैव स्पेयर टाइम। आपने कहा तो रोजाना जाकर के नोट्स रिवाइज करूंगा, मैं रोजाना नोट्स रिवाइज करता हूं। आपने कहा उसके बाद डीपीटी कर लो, मैं डीपीटी कर लेता हूं। मैं एक्स्ट्रा नोट्स जो भी पढ़ना होता है वो मैं पढ़ लेता हूं। उसके बाद भी मेरे पास इतना टाइम बच रहा है, मैं क्या करूं, मॉड्यूल को प्रायोरिटी में रखूं, XYZ किताब कर लूं, या कोई टेस्ट सीरीज लगा लूं, या कोई वीडियो देख लूं, क्या करना है कंसल्ट विद देम, वो आपको गाइड करेंगे, दे आर द बेस्ट मेंटर्स, ये तुम्हें बहुत अच्छे से समझाएंगे तुम्हें क्या बेहतर है। सही, कोई और चीजें आप लोग को जाननी हो? सवाल ऑनलाइन बच्चे का, हाँ, तो एबी बीटेक का तैयारी करना चाह रहा है, कह रहा है कि अगर अपन जेईई का चलेगा तो क्या मैं मॉइस ज्वाइन करूं? बहुत अच्छा सवाल है। एक बच्चे का सवाल है ऑनलाइन में, सर ने कहा कि सर मैं एमयू बीटेक के लिए बहुत कंसर्न हूं और यहाँ पे जो बैच चलेगा वो जेई का चलेगा, तो क्या मैं वो जो सवाल वो तैयारी है वो ये बैच ज्वाइन करूं या ना करूं? बहुत अच्छी सवाल है। इस बार का अगर पेपर किसी बच्चे ने देखा होगा मैथ्स का, ठीक है ना, मैं उतने अच्छे से नहीं देखता हूं लेकिन इतना तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, बच्चे हमारे टीचर हमें कमेंट बता देते हैं, पेपर का लेवल देख करके तुम कहोगे ना भैया अच्छा जेई की मेन की तैयारी करके आए होते तो अच्छे से कर लेते, वरना ना कर पाते। अगर तुम्हारा लेवल बीटेक के लेवल का होता तो तुम पेपर के सवाल नहीं कर पाते। इनफैक्ट बच्चों ने कहा कि सर मास्टर लोग को दे दो ना, ये 1.5-3 घंटे में करके दिखा दें, मास्टर लोग को दे दो ये पेपर, की वही लोग जिन्होंने पेपर बनाया वो 3 घंटे में करके दिखा दें। तो इतना लेंदी पेपर था। अगर हम जेई लेवल की ना, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज यूज्ड टू से इफ यू प्रिपेयर योरसेल्फ बाय फॉर वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केसेस, अगर हम आपको वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केसेस के लिए तैयार कर दें, बद से बदतर के लिए अगर तुम तैयार हो तो तुम बिल्कुल नीट जेई और बाकी सब एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए तैयार। क्योंकि जिस तरह से पेपर का लेवल चेंजेस आ रहे हैं, ये सब आपको समझ में आ रहा है कि अब इतना आसान से पहले वाला दौर नहीं रहा है ना, कि बड़े आराम से ये पेपर कर लो बेटा, इसी तरह का ट्रेंड फॉलो हो रहा है। हर बार उनके लिए भी चैलेंजेस है, पर पेपर ही लीक हो जाता है, ठीक है, अब पेपर बनाए कौन सा, और आपके लिए भी चैलेंजेस है कि अब अगले बार कैसा कौन सा टफ बना दे कौन जान। सही है, तो होपफुली आप ये बैच, मैं फिर से कहूंगा, you always prepare yourself for worst of the worst cases। आपको ऊपर टॉप लेवल की तैयारी करनी है। जेई आप बीटेक नहीं देना चाहते हो, सॉरी आप बीटेक देना चाहते हो, जेई मेन नहीं देना चाहते हो, आप भरो फॉर्म। शायद आपको ना पता हो, जेई मेन के थ्रू ही आपके जामिया में एडमिशन होता है, एमयू से ज्यादा बेटर जामिया है। पता था आपको ये बात? तो जिसको नहीं पता है तो ये बात पता होनी चाहिए। हाँ नहीं सर मैं तो अलीगढ़ कराने वाला, अलीगढ़ में पढ़ूंगा, बहुत अच्छी बात, मना नहीं है, लेकिन तुम कल को ये तो बहाना हो जाएगा ना कि मैंने तो जेई का फॉर्म ही नहीं भरा, मैंने तो जे आईटी एडवांस का फॉर्म ही नहीं भरा, ये बोलना तुमसे निकलेगा नहीं। डायरेक्ट नहीं बोल रहा कि निकल नहीं रहा है एंट्रेंस, फॉर्म भरो, एंट्रेंस निकालो, उसके बाद तुम्हारे में दम है तो दिखाओ कि ना भैया मैंने जेई एडवांस छोड़ दिया, मैंने जेई मेन छोड़ दिया, एमयू बीटेक में ही मुझे पढ़ना था इसीलिए एमयू बीटेक में एडमिशन ले रहा हूं। ये देखो ना दम अगर है तो। ये कहने वाले क्या बताओ भाई एमयू बीटेक की तैयारी करना है सिर्फ, फिर वही होगा ना, एमयू बीटेक का लेवल था, लास्ट में आता है मास्टर जी एमयू बीएससी निकलवा दो, लास्ट आते आते बीएससी भी ना निकल पाता है। ये मैं आज से नहीं यार 16-17 सालों से बच्चों को अपने खुद के इमेज क्लास तो नहीं कहूंगा, उससे पहले जहां भी पढ़ाता था, लास्ट के बच्चों का यही ट्रेंड हो जाता। इंट्रेंस निकाला हुआ बच्चा है भाई, जेई इंट्रेंस में रैंक 1 ले आया हुआ है, उसको भी डर हो रहा है कि मेरा बीटेक में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। भाई तुम सोचो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंट्रेंस के एग्जाम निकाल करके बैठे हुए हो, तुम्हारे 2 साल के अंदर तुम्हारे मास्टर जी ने, तुमने अपने लेवल में क्या कॉन्फिडेंस गेन किया कि बीटेक को जाने के बाद तुम्हारे अंदर ये कमियां रह गई। तो होपफुली बच्चा यू ऑलवेज शुड बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज अच्छा एक अच्छी बात मैं बताऊं ना, मैं अपने क्लास में जब लेता हूं, वैसे सर जरा दीजिएगा 1-2 चैप्टर इन लोगों को पढ़ाने के लिए अगर मौका मिले मेरे को ना, ठीक है ना। तो क्लास में पढ़ाते पढ़ाते मैं अपने कॉलेज लाइफ की बातें बताता हूं। कॉलेज लाइफ की एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं,
अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम्हारा 11th-12th का जो मैथ्स पढ़ के जाओगे ये तुम्हारे इंजीनियरिंग में काम नहीं आएगा, तो तुम बहुत गलत सोच रहे हो। मैंने आईटी एडवांस लेवल की पढ़ाई की है, आईटी एडवांस लेवल का मैथ्स सॉल्व किया हुआ है, तो मेरे वहां के जो मैथ्स के बीटेक के सवाल थे, मैट्रिसेस के सवाल हो, डिटरमिनेंट के सवाल हो, या डिफरेंशियल इक्वेशन के सवाल हो, या फिर डिफरेंशिएशन के सवाल हो, या फिर इंटीग्रेशन, तुम अभी तो सिंगल इंटीग्रेशन करते हो ना, वहां ट्रिपल इंटीग्रेशन जाकर के यूज होता है ना, मल्टीपल इंटीग्रेशन बोलते हैं, तो वो सब चीजें मेरे लिए तो बिल्कुल आसान था। कुछ दोस्त जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी नहीं की थी 11th-12th में, उनको मैं पढ़ाता था, यानी बीटेक लेवल में मैं उनको पढ़ा रहा हूं कि देखो इंटीग्रेशन ऐसे होता है, और भाई स्टार्टिंग एकदम इंटीग्रेशन, डिफिनेट, इंडिफिनेट सब सिखाया है उनको, ठीक है। तो आपका पढ़ा हुआ है, सेम गोस फॉर योर एमबीबीएस। आप जो नीट में यानी 11th-12th में जितनी भी बायोलॉजी पढ़ते हो ना, दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर एमबीबीएस। एंड फॉर फिजिक्स आई वुड लाइक टू से कि फिजिक्स इज द, क्या बोलता हूं, क्रिएचर ऑफ ऑल द ब्रांचेस। आगे जाकर के अगर आप मैकेनिकल में जाते हैं तो आपका फिजिक्स का स्टार्टिंग का फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर है, या आपका चैप्टर है स्टोक्स लॉ वाला, कौन सा चैप्टर है शासक, स्टोक्स लॉ या हुक्स लॉ आता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, फ्लूइड, हाँ स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, एग्जैक्टली, है ना। तो ये पूरा सोम बोलते हैं उसको, पूरा का पूरा एक चैप्टर हम लोग को सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाई गई थी फर्स्ट ईयर में, बीटेक के फर्स्ट ईयर में। तो ब्रांचेस आपको यहीं से निकल के आते हैं। और रही बात ये और अलग पहलू है कि हमें क्यों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ाया जा रहा है, किसी और दिन बताऊंगा कि आपको डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ बायो की जरूरत है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों पढ़ाया जा रहा है, कभी आता दिमाग में? तो पता होना चाहिए तुम्हें यार, तुम्हें ये बात क्यों नहीं पता है कि तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों पढ़ाई जा रही है? और ये तो टीचर की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए ये बताने के लिए कि हम आपको फिजिक्स आपके डॉक्टर लाइफ में क्यों हेल्प करने वाले हैं। तो पहला जब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, मैं अगर मैथ पढ़ा रहा होता हूं तो मैं उनको बताता हूं कि मैं आज मैट्रिसेस पढ़ाने वाला हूं, ये मैट्रिसेस का एमयू बीटेक में इतना वेटेज है, जेई मेन में इतना वेटेज है, जेई एडवांस में इतना वेटेज है, एमयू बीएससी भी हम तैयारी करा रहे हैं तो एमयू बीएससी में इतने सवाल आते हैं। और रही बात, अगर तुम्हारा ये मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट कमजोर हुआ तो बीटेक के फर्स्ट ईयर में, बीटेक के थर्ड ईयर में और एमटेक के सेकंड ईयर तक में मैंने यूज किया है मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट को, तो एमटेक के सेकंड ईयर तक में जाकर के तुम्हारे काम आने वाला है चैप्टर। तो बच्चों को, चलो मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, कहीं से जाकर के इंजीनियरिंग तो करेंगे, किसी भी फील्ड से करेंगे, किसी भी इंस्टीट्यूशन से करेंगे, तो वहां पे तो तब भी वो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट काम आने वाला है, सही। तो एग्जांपल आप लोगों के लिए इसलिए बेहतर है क्योंकि आप ना सेम गोल्स वाला बात कर रहे थे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो को लेकर के, ये ऑन लो बायोलॉजी का यूज तो होगा ही होगा डॉक्टर जब बनेंगे आप, क्योंकि जब तक इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता ही ना हो, बच्चा बोल रहा है सर पेट में दर्द है, तो पेट कहाँ होता है ये पता ना है, तो सब पता होना चाहिए कि कौन सी अतड़ियां, पचौनियां, बाकी सब चीजें कहाँ हैं, ये सब पता होना चाहिए। तो भाई सर फिजिक्स का क्या यूज है? बच्चा आया, बंदा आया बीमारी लेकर के, सर मेरे को पेट में दर्द है, तो पेट में दर्द के लिए आप डायग्नोज करोगे, आप ना उसको टेस्ट करोगे, कभी कभी पेट के अंदर झांक करके देखोगे, तो झांकने वाला मशीन कौन बनाएगा? इंजीनियर। और मशीन को चलाना कौन सीखेंगे? आप डॉक्टर लोग। तो डॉक्टर लोगों को जब तक फिजिक्स का ज्ञान ही ना हो कि भाई अगर ईसीजी कर रहा हूं मैं तो उसके वेव्स की रीडिंग कैसे आएगी, एक्सरे मशीन अगर मैं दे रहा हूं तो एक्सरे में हड्डियां टूटी है या जुड़ी हुई है पता ही नहीं चल रहा है, तो ग्राफ पढ़ने आ ही नहीं रहा है, फिजिक्स के वेव समझ ही नहीं आ रहे हैं, तो तुम कौन सी चीजें एनालाइज कर पाओगे? तो आपको डॉक्टर के लिए आपको फिजिक्स आना चाहिए, दैट्स व्हाई आप डायग्नोज करते हो कि बीमारी एग्जैक्ट कौन सी है। अब आ गया केमिस्ट्री, दवा लिख, कौन सा दवा खाएगा? अच्छा इसमें एंटीबायोटिक ज्यादा चाहिए, ले केमिस्ट्री, इतना इतना कितना वजन है? 80 किलो, इतना मिलीग्राम लेना, इससे ज्यादा मत लेना, उड़ा लेगा, ठीक है ना। तो इसलिए केमिस्ट्री। अब आप बोले सर वो तो हम एमबीबीएस में पढ़ाएंगे, ना ना ना, एमबीएस में उससे ऊपर का दौर है, उससे नीचे की चीजें आपको पहले जाननी है 11वीं 12वीं के लेवल में, उसी का क्लासिफिकेशन। मैट्रिसेस की जरूरत पड़ी तो क्या मास्टर जी स्टार्टिंग से आकर के बीटेक फर्स्ट ईयर में मैट्रिसेस का बेसिक से थोड़ी पढ़ाया, उसने डायरेक्ट, भाई बेटा बच्चों तुम लोगों ने थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स पढ़ रखे हो, 3x3 का मैट्रिक्स पढ़ रखे हो, मैथ वाले कौन कौन है पहले तो रिलेट कर पाएंगे, हाँ ज्यादा मैथ के, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा ना। तो आप लोग 3 ऑर्डर के मैट्रिसेस आप लोग देख रखे हो, आओ आज 4 ऑर्डर शुरू करते, तो डायरेक्ट 4 ऑर्डर से शुरू हुआ, तो सिलेबस तक में तो 3x3, वहां जाके 4x4। मैंने अपने एमटेक के रिसर्च पेपर में 14x14 का मैट्रिक्स सॉल्व किया, तो आपने कौन सा सॉल्व किया? तो मैं सॉफ्टवेयर से सॉल्व करवाया था। हाँ हाँ वो अलग बात है, सॉफ्टवेयर तो समझ में तभी आएगा ना जब हमें वो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आना हो, सॉफ्टवेयर को तभी हम कमांड देंगे ना, सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो तभी हम ना, जब हमें मैट्रिक्स पता हो। दैट्स व्हाई सीएस ब्रांच सबसे टफ माना जाता है, क्योंकि उसमें मैथ्स की सबसे ज्यादा, अगर कोई ब्रांच ऐसा है जिसमें आपको मैथ्स की इंपॉर्टेंस है, बाकी मोस्टली ऑफ द ब्रांचेस में फिजिक्स का इंपॉर्टेंस होता है, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस होता है, केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, है ना। अब जितने भी एआई कंप्यूटर साइंस के जो ब्रांचेस हैं, दे रिक्वायर योर मैथ्स नॉलेज, कोडिंग, जितने तुम कोडिंग कर रहे हो ना, ये सारी की सारी कोडिंग मैथमेटिक्स है, समझ में आ रहा है?
तो इसीलिए कहते हैं जो बच्चा मैथ्स में बहुत तगड़ा होता है वो ब्रांच का टॉपर भी होता है, यानी बैच का टॉपर भी होता है। वो क्या ऑप्ट करता है, सॉरी रैंक 1 क्या ऑप्ट करता है हमारा जे एडवांस में, सीएस फ्रॉम आईटी बॉम्बे। ये रोल यार, मेरा भी सपना था, अलग बात है रहा गया, ठीक है, लेकिन सपने अच्छे दिखने चाहिए ना यार, सपने अच्छे देखने चाहिए, लेकिन सपने तो वो देखो जिसके बारे में पता हो। तुम्हें तो सीएस का इंपॉर्टेंस नहीं पता है, सही बात है, तुम्हें तो भाई केमिकल इंजीनियरिंग हम कहां से करना चाहेंगे कि वो नहीं पता है। तो आई लाइक कि इस साल आप लोगों के इस तरह से के वीडियोस भी मिलेंगे ताकि आपको जागरूक किया जाए आपके अपने ब्रांचेस को लेकर के कि आपको कौन से ब्रांच में जाना चाहिए, ठीक है ना। और थ्रू आउट आपको इंपॉर्टेंस ऑफ द एवरी चैप्टर, हर चैप्टर का इंपॉर्टेंस आने वाले दौर में विद वेटेज आपको टीचर क्लियर करेगा कि हाँ ये चैप्टर का इतना वेटेज है इन एंट्रेंसेस में। जैसा कि आपको पता है कि मैं जब पढ़ाता हूँ कोई भी चैप्टर में पढ़ाता हूँ, आप मैथ्स में ले लो, आज भी मेरे वही फिक्स होता है कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है और आगे जाकर के कौन कौन से चैप्टर में काम आने वाला है, सही है होपफुली। तो आई वांट टू से कि आप लोगों को कुछ मैंने लिखने के लिए बोला है, ठीक है ना। तो होपफुली आप लोग अभी भी ना हमारे बैच जो ऑनलाइन के बच्चे हैं जो अभी भी बैच में ऑनलाइन में या ऑफलाइन में ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। द नंबर इज दिस 8077938908, इस पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत स्पेशलाइज्ड और बहुत एक्सपीरियंस टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं। आपके जो भी दोस्त यार हो अगर जुड़ना चाहते हैं, इसलिए मैं मानता हूँ डे 1 कल से डे 1 चालू हो रहा है आप लोगों का, तो डे 1 से आप लोगों को अपने एक्सरसाइजेस अपने क्लासेस सब कुछ सिस्टमेटिक कर देना चाहिए। फिलहाल का एक हफ्ता इन लोगों के लिए चेंजिंग वो रखिए सर, टेस्टिंग इनको कितना आता है और आप किस लेवल का पढ़ाना चाहते हैं। जैसे हम लोग अपने 11th इंटरेस्ट के बैचेस में रखते हैं, पहले एक हफ्ते में ये देखते हैं, हम इनको टेस्ट दे करके या वॉट करके हम बात कर लें कि इनको कितना आता है, उस हिसाब से भी इनको पढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। जो टॉपिक आपके लिए एकदम बेसिक्स है ना, तो जो पहले स्टार्टिंग में जिनके भी सब्जेक्ट्स कमजोर होते हैं उनको स्टार्टिंग से ज्वाइन करना बहुत जरूरी होता है। तो ये आप ऑनलाइन या ऑफलाइन में दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और कभी भी लगे नवाब सर की कोई हेल्प हो, क्योंकि मैं क्लासेस नहीं लेता हूँ इधर 11th 12th एंड ड्रॉपर में लेकिन आई एम ऑलवेज विद यू, आपके साथ हो, कभी भी आपको जरूरत पड़े मेरा ऑफिस भी यही है, नंबर तक मैंने आप लोगों को दे रखा, ठीक है ना। चलिए अल्लाह हाफिज।